नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं शिक्षा कौशल का अगला पार्ट लेकर आया हूं, बौद्धकालीन शिक्षा। और इससे पहले हमने वैदिककालीन शिक्षा की जो वीडियो थी, 2 वीडियो बनाया, उसको अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। सीरियल वाइज में वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को क्रम से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक में चलते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने जो वैदिककालीन शिक्षा थी उसका 2 पार्ट बनाकर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब ये हम बौद्धकालीन शिक्षा स्टार्ट करती है। बौद्धकालीन शिक्षा का पार्ट 1 है, इसके बाद एक और पार्ट लेकर आऊंगा, उसके बाद एक बौद्धकालीन शिक्षा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा पर। तो चलिए हम बौद्धकालीन शिक्षा को देखते हैं। क्यों, देखिए जो सुपर टेट का एक सिलेबस है शिक्षण कौशल, उसमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो है उसमें का ये टॉपिक है। तो सीरियल वाइज हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, बौद्धकालीन शिक्षा क्या होती है पहले चीज समझिए। देखिए, हमने वैदिककालीन शिक्षा में पढ़ा था कि जो वैदिककालीन था यानी कि ऋग्वेद काल का जो समय था, उस समय शिक्षा का प्रसार कैसा था, कैसे शिक्षा दी जाती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीता गया। फिर उसके बाद 2 धर्म उत्पन्न हुए, एक जैन धर्म है और एक बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म ने उतना प्रसार नहीं किया जितना कि बौद्ध धर्म ने किया। तो हमको बौद्ध धर्म की शिक्षा पढ़ना है। बौद्ध धर्म में ज्यादा मतलब प्रसार हुआ, तो इससे यहाँ से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा को। तो देखिए, बौद्ध कालीन शिक्षा में होता क्या है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा दी जा हो रही थी वैदिक कालीन शिक्षा में, उसमें से ये बौद्ध कालीन शिक्षा में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। और यही परिवर्तन इन्हीं जो वैदिक कालीन की शिक्षा है और जो बौद्ध कालीन की शिक्षा है, इन्हीं की शिक्षा में जो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम बौद्ध कालीन शिक्षा के जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसमें से बौद्ध कालीन शिक्षा में जो परिवर्तन हुए, उस पॉइंट को मैंने क्रम से लिखा हुआ हूँ। तो इस क्रम को आप नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए, पहला हमारा क्या है कि शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, जाति लिंग आदि का कोई भेदभाव नहीं था। अब देखिए, मैं वैदिक कालीन शिक्षा से और बौद्ध कालीन शिक्षा से कोऑर्डिनेट कर बता रहा हूँ। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था कि हर जात का मतलब हर वर्ग का अलग अलग समय था, अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था थी। और शूद्रों का तो स्थान नहीं था वैदिक कालीन शिक्षा में, लेकिन इस बौद्ध कालीन शिक्षा में सबको शिक्षा दी जा रही थी। इसमें ना तो कोई जाति लिंग भेदभाव का कोई इसमें इशू नहीं था बौद्ध कालीन शिक्षा में। ठीक, अब देखिए, शिक्षा समाज के हर वक्त तक पहुंचाना इसका लक्ष्य था बौद्ध कालीन शिक्षा का। ठीक, और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था कि भेदभाव किया जाता था। ठीक, याद रखिएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा में भेदभाव किया जाता था, लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था शिक्षा के प्रसार में। ठीक, अब देखिए, बौद्ध धर्म का अंतिम व प्रमुख लक्ष्य सत्य की खोज व निर्वाण की प्राप्ति था। अब देखिए, बौद्ध कालीन शिक्षा का जो अंतिम व प्रमुख लक्ष्य था वह था सत्य की खोज व निर्वाण की प्राप्ति। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा का क्या था, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति था मुख्य लक्ष्य। ठीक, तो याद रखिएगा, बौद्ध कालीन शिक्षा का क्या था, सत्य की खोज निर्वाण की प्राप्ति। और बौद्ध वैदिक कालीन शिक्षा की क्या था, तो वो उसका था मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, अब आगे चलते हैं। शिक्षा सार्वभौमिक थी, यानी कि शिक्षा सबको वैदिक कालीन में जो शिक्षा सबको दिया जाता था, सबको शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था कि उसमें शूद्रों को तो शिक्षा दी नहीं जाती थी, लेकिन कुछ वर्गों को जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हुए, तो इनको शिक्षा दी जाती थी। तो इनको अलग अलग समय निर्धारित था, मतलब अलग अलग एकदम बांटा गया था इन लोगों को उस समय वैदिक कालीन शिक्षा में। लेकिन इसमें सबको एक समान, इसमें कोई भेदभाव नहीं था ये वैदिक बौद्ध कालीन शिक्षा में। ठीक, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था इसमें, यानी कि सबको एक साथ एक स्थान पर शिक्षा दिया जाता था बौद्ध कालीन शिक्षा में। ठीक, शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। हाँ, ये जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी, इसमें जो तो प्राथमिक शिक्षा थी यहाँ पूर्णतः निःशुल्क दी जाती थी। ठीक, लेकिन वहां का वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था कि भिक्षा भी मांगना पड़ता था। ठीक, अब चलिए आगे। अगला पॉइंट हमारा, शिक्षा व्यवस्था का मुख्य केंद्र संघ हुआ करता था, जिसका प्रशासक व मुख्य योग्य व्यक्ति हुआ करता था। अब इसमें क्या है कि एक संघ बना दिया जाता था, और उस संघ का जो एक अनुभवी व्यक्ति होता था उसका प्रशासक हुआ करता था। और उसी के अनुसार मतलब कि वो जो भी नियम बनाता था
संघ में उस नियम का पालन करते हुए शिक्षा प्रदान किया जाता था बच्चों को। तो याद रखिएगा कि यहाँ एक संघ हुआ करता था, लेकिन वहाँ क्या था कि वो आश्रम में जाना पड़ता था, वाल्मीकियों के आश्रम में वैदिक कालीन शिक्षा में जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ संघ बना दिया जाता था। उस संघ में एक योग्य अनुभवी मुखिया बना दिया जाता था और वो जो नियम लगाता था उसके अनुसार शिक्षा का प्रसार किया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक। तो इतना टॉपिक हो गया। अब अगला चलिए, शिक्षा को राजा का संरक्षण प्राप्त था किंतु नियंत्रण नहीं था। यानी कि जो यहाँ बौद्धकालीन शिक्षा का जो खर्च होता था खाने पीने का, वो राजा देता था। मतलब जिस राज्य में रहते थे वो राजा देता था और उस पर राजा का कोई नियंत्रण नहीं होता था। मतलब राजा उस पर नियम कानून नहीं लगा सकता था। वो जो मुखिया होता था उसके अनुसार वहाँ का जो मठ का जो शासन व्यवस्था थी वो चलती थी, राजा के संरक्षण में नहीं था। सिर्फ उसका जो ये जितने भी खर्च होते थे वो सब राजा देते थे, राजा के संरक्षण में जो खर्च होता था वो दिया जाता था, ठीक। आगे चलिए, आगे क्या लिखा है कि संघ में पुरुष व स्त्री साथ रहते थे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पुरुष व स्त्री साथ रहते थे, इसमें कोई भेदभाव नहीं दिया जाता था, सबको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन वैदिक कालीन में स्त्रियों को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, पुरुष को दी जाती थी तो हर वर्गों को अलग अलग करके दिया जाता था, ठीक। तो पुरुष और स्त्री को एक साथ शिक्षा प्रदान किया जाता था बौद्धकालीन शिक्षा में, ठीक। ये भी हो गया। आगे चलिए, शिक्षा का माध्यम पाली व जन भाषा थी। यहाँ क्या था, शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी और जन भाषा। लेकिन वैदिक कालीन में क्या कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत भाषा थी, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में शिक्षा दिया जाता था, ठीक। तो शिक्षा का माध्यम पाली व जन भाषा थी। ये पूछता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षा का जो भाषा था वो कौन सी थी, तो पाली व जन भाषा थी, याद रखिएगा, ठीक। लौकिक विषयों का ज्ञान नहीं दिया जाता था। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बौद्धकालीन शिक्षा में लौकिक विषयों का ज्ञान नहीं दिया जाता था। यहाँ किसका ज्ञान दिया जाता था, तो व्यवसाय शिक्षा, ऐसा क्रियाएं कराया जाता था बच्चों को जिससे कि वो अपने जीविकों को उपार्जन कर सकें, अपने मतलब अपना जो जीविकोपार्जन है, खाने पीने की व्यवस्था वो कर सकें, कुछ कमा सके। व्यवसायिक शिक्षा की तरह यह शिक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में क्या था कि वहाँ लौकिक विषयों का ज्ञान दिया जाता था, वेद का, पुराण का, ये सब ज्ञान दिया जाता था, पुराने चीज का भी ज्ञान दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर वो सब व्यवस्था नहीं थी, ठीक। आगे चलिए, आगे है बौद्ध साहित्य। एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है बौद्ध काल का, महावग्वा एक बहुत ही बौद्ध साहित्य है। इसमें जो बौद्धकालीन शिक्षा की जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि कटाई, बुनाई, सिलाई आदि की प्रशिक्षण दिया जाता था बौद्धकालीन शिक्षा में, जो शिष्य हुआ करते थे उनको। शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला नालंदा बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र था शिक्षा प्रदान करने का, ठीक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ये इसमें जितने भी पॉइंट लिखा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको एक अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़िएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और वैदिक कालीन की जो पिछली वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो को इस वीडियो को डिलीट कर आप पढ़िएगा, आपको पूरा अंतर समझ में आ जाएगा। तो अभी इसके बाद एक और पार्ट लेकर आऊंगा, दूसरा पार्ट। उसमें जो है कि बौद्धकालीन शिक्षा के जो प्रवेश होता था बच्चों को, तो उसमें कौन सा संस्कार दिया जाता था। जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कार हमारा दिया जाता था उपनयन संस्कार, तो उसी तरह इसमें भी संस्कार दिया जाता था। तो वो सब संस्कार पढ़ना है, फिर बच्चों को कौन कौन से शपथ दिलाई जाती थी वो सब पढ़ना है इसके दूसरे पार्ट में। तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, पहला पार्ट हो गया, इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।